वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टीम वॉइसेस कलेक्टिव, जहां हम बच्चे बात करेंगे हमारी पसंदीदा चीज़ों के बारे में हमारे पसंदीदा लोगों से। हेलो, आई एम प्रखर श्रीवास्तव फ्रॉम तारापुर स्कूल एग्रीको एंड टुडे वी हैव आरजे प्रसून एज आवर फर्स्ट गेस्ट। तो आज हम जानेंगे कि एक आरजे की लाइफ कैसी होती है, उस लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और एक अच्छा आरजे बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सो वेलकम आरजे प्रसून टू टीन वॉइसेस कलेक्टिव। थैंक यू सो मच प्रखर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि हम जो बातचीत करेंगे वो आपको और बच्चों को बहुत अच्छा लगे। ओके, सो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और इस आरजे की करियर की शुरुआत कैसे हुई? मैं बिलोंग करता हूँ सिवान से, जो कि हमारे पड़ोस के स्टेट में है। होम टाउन है मेरा और जो स्कूलिंग रही है मेरी और जो कॉलेज लाइफ रही है वो वहाँ से ही रही है। और शुरुआत ऐसे हुई थी कि मुझे नॉर्मल जॉब से थोड़ा कुछ हटके करना था। इंटरेस्ट था मेरा कि 10 to 6 के अलावे भी कुछ चीज़ें की जाएं, तो बस वहीं लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। और अब जैसे कि सबकी कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली? आरजे बनने के लिए स्पेशली सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आई थी वो ये था कि मुझे डीजे बनना था। और फिर मैंने वैसे इंस्टीट्यूट्स खोजने शुरू किए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन फिर लगा कि वहाँ से ना शुरू करें, कहीं से शुरू करें, तो इसलिए फिर शुरुआत हुई पटना से और इस तरफ आया मैं। किसी को वैसे फॉलो नहीं करता था और किसी को आइडियलाइज नहीं करता था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये करना चाहिए। ओके, सो आप रेडियो होस्टिंग करते हैं, सो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप लाइव लोगों से बात कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम दो तरीके से शोज़ करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट लाइव करते हैं और एक लाइव करते हैं। तो जब आप लाइव कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और लाइव स्टेज शोज़ में जब आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियस होती हैं। एंड मोमेंट में चेंजेस होते हैं, वो सब आपको हैंडल करना होता है, तो वो किक मिलता है, उससे मज़ा आता है। अच्छा, सो आरजे बनने के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल लेनी पड़ती है। मैंने भी ट्रेनिंग ली है। आपने कहाँ से ली थी ट्रेनिंग? एक्चुअली ये एक स्किल है। बहुत सारे लोगों के अंदर बचपन से चीज़ें रहती हैं कि वो बहुत बातूनी होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो पटना से मैंने एक इसकी शुरुआत की थी, और मेरा जो छोटा भाई है वो उस समय 11th क्लास में था पटना में। ये साल 2009 की बात है। तो फिर मैंने उसको कहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोजो जहाँ पे मैं जाऊँ और इन चीज़ों की ट्रेनिंग ली जा सके। तो फिर उसने वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोजा और वहीं मैंने 2 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्क्रिप्टिंग और बाकी सारी चीज़ों की। तो इसकी शुरुआत पटना से हुई थी। तो आपने 2 साल की ट्रेनिंग ली है, तो शुरुआत में आपको डर था कि लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा नहीं आएगा? नहीं, पहले जब मैंने शुरू किया था तब ये सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल नहीं आती थी कि मैं जो करूँगा वो लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि घर वालों को अच्छा लगे, क्योंकि बिल्कुल हट के ये काम था। और तब मैं आपको बता रहा हूँ प्रखर कि लोगों को समझाना पड़ता था कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं उनको, जब मैं अपने घर जाता था तो उनको बताता था कि आप जब रेडियो सुनते हैं तो जो लोग बात करते हैं, बोलते हैं, वैसे ही जमशेदपुर के लोग जब रेडियो सुनते हैं तो उनको मेरी आवाज़ रेडियो पे सुनाई पड़ती है। तो ऐसे समझाता था मैं उनको, और ऐसा कोई थॉट नहीं था कि पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। लाइक आप कोई ना कोई कंटेंट, कोई स्क्रिप्ट लेकर तो बात करते ही होंगे। बिल्कुल। सो आप अपना कंटेंट किस तरीके से तैयार करते हैं जो आज भी इतनी बड़ी ऑडियंस को पसंद आता है? एक्चुअली हमें ये फोकस करना पड़ता है और ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जिस शहर को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हैं अपने जॉब में, वहाँ के लोगों की नब्ज़ को समझें। वहाँ के शहर का क्या टेस्ट है, क्या फैशन है, सड़कें कैसी हैं, चीज़ें कैसी हैं, शहर कितना बेहतरीन है, डे टू डे लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं लोगों को, ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा रहता है, कहाँ कम रहता है, उनको अगर फिल्म्स पसंद हैं तो लेटेस्ट फिल्म कौन सी आ रही है। सो आप जितना ज़्यादा खुद को अपडेटेड रखते हैं, ये चीज़ें आप कैसे पता करते हैं? सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या फिर ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लेते हैं, शहर में घूमते हैं, देखते हैं अलग अलग जगहों पे जा करके कि कहाँ सबसे बेहतरीन समोसा मिल सकता है, कहाँ फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन मिल सकती हैं। तो इसी तरह एक्सप्लोर करते करते आप शहर का नब्ज़ पकड़ते हैं और लोगों का टेस्ट आपको समझ में आता है।
एक आरजे बनने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है? इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन विद टाइम आपकी जो वॉइस है वो एज के हिसाब से भी मैच्योर साउंड करती है। पहले मेरी भी वॉइस जो है 2009-10 की अगर मैं बात करूं तो बहुत पतली वॉइस थी। फिर थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा एज, थोड़ी मैच्योरिटी और उसके हिसाब से वॉइस जो है वो और ज़्यादा मैच्योर होती गई। थोड़ा बेस आ गया, थोड़ी प्रैक्टिस की। और मॉड्यूलेशन बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप जब शो कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, किस मॉड्यूलेशन में बात करनी है। थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक साउंड करना है तो आपको और वाव फैक्टर के साथ बात करना होता है। मतलब जो आप बोल रहे हैं वो क्या है, किस तक पहुंचा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका मॉड्यूलेशन चेंज होता रहता है, तो ज़रूरी तो है। अब हर चीज, हर फील्ड में कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। बिल्कुल। सो आपके फील्ड में क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेज ये है कि आप जैसे एनर्जेटिक लोगों से मिलने का मौका मिलता है प्रखर, और स्कूल में जाने के बाद जब किड्स के साथ हम स्पेशली जब मिलते हैं तो फिर अपना स्कूल टाइम रिकॉल करते हैं। वो एनर्जी, वो पैशन, वो जुनून, वो देखने को मिलता है। अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है। हर दिन अलग कुछ नए चेहरे नजर आते हैं आपको, तो बोर नहीं होते हैं हम अपने काम से। ये बहुत बड़ा फायदा है। और लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपका टाइम देते हैं, वैल्यू करते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और बेस्ट चीज़ है इस प्रोफेशन का। डिसएडवांटेज ये है कि मिलने के बाद वो तुरंत बोलते हैं कि एक लाइन ज़रा बोल के सुना दीजिए, कि कैसे आप ऑन एयर बोलते हैं। तो वो लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है, उनको अच्छा लगता है तो हम बोल भी देते हैं। ऑडियंस को खुश रखना ही बिल्कुल, चीज़ है। मेन प्रायोरिटी वही है। अगर मैं एक आरजे बनना चाहूँ तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे? स्टेप्स होंगे कि आजकल की जो रिक्वायरमेंट और जो डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए। मास कॉम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्किल है तो आप मॉड्यूलेशन सीख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें अपने अंदर ला सकते हैं। एटीट्यूड, पैशन, कैसे खुद को कैरी करना है, वो चीज़ें आप ला सकते हैं। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है स्क्रिप्टिंग, कि आप स्क्रिप्ट कितना अच्छा लिखते हैं, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं, तभी वो आपके स्क्रिप्टिंग में आएगा और फिर आप लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनको पसंद आ सकता है। ज़्यादातर परिवारों में इंजीनियरिंग, कॉरपोरेट जॉब, इन सब को लेकर प्रेशर बनाया जाता है और ये भी सुना जाता है कि आरजे क्यों बनना, इसमें स्कोप नहीं है। सो क्या आपके घर में कोई रेस्ट्रिक्शंस थी ऐसी? नहीं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। और अब चीज़ें थोड़ी बदली हैं, तो लोगों के सामने बहुत सारे डायमेंशंस हैं करियर के। लेकिन एक टाइम था कि लोग या तो एक्टर बनना चाहते थे या आरजे बनना चाहते थे। तो आप अगर अपने आसपास भी जो कॉलेज पास आउट हैं या सुपर सीनियर्स हैं, उनसे अगर बात करेंगे प्रखर, तो वो ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे ये तो हमें भी करना था। फेसबुक पे हमें मैसेजेस भी अभी भी आते हैं कि हमारा भी ड्रीम था लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन मैं अपने फैमिली को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये क्या करने जा रहे हो। उनको इतना भरोसा था कि हाँ, मतलब अगर कुछ करने का सोचा है तो वो कर लेगा। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं परिवार वाले, वो भी सही करते हैं, क्योंकि जितने परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले करियर हैं उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत टाइम लगता है आपको सफल होने के लिए। तो फैमिली वाले ये चाहते हैं कि ऐसा करियर ऑप्ट करे कि पढ़े लिखे, उसके बाद नौकरी लग जाए और जो करियर है, जो जीवन है, वो सेटल हो जाए। तो इसलिए वो भी अपनी जगह सही है। आरजे बनने के दौरान आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, तो शेयर कीजिए। सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं था और किसी का हेल्प उस समय नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो उस समय बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली, कि बोलते कैसे हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, एडिट कैसे करते हैं, प्रोग्राम की पैकेजिंग कैसे की जाती है। तो वो सारी चीज़ें सीखी। लेकिन उसके बाद भी जब प्रोफेशनल करियर में आए तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग थी। आपको क्लाइंट्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और ऑन एयर जब गए तो ये डर था कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि पहली बार मैं ऑन एयर लाइव गया था क्रिकेट अपडेट्स के लिए वर्ल्ड कप के दौरान, 2011 वर्ल्ड कप के दौरान। तो ये था कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हुई भी गलतियाँ, एक दो गलतियाँ हुई, लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि दोबारा उन गलतियों को ना किया जाए और चैलेंजेस जो भी मिले पॉजिटिव तरीके से लिया और फिर आगे बढ़ गया। अगर आपसे कोई गलती हुई और आपके दोस्तों ने उसे पॉइंट आउट किया तो
कैसा लाइक ह्यूमिलेशन लगता था कि और नहीं खराब लग रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही था ना कि मैंने गलत किया है। उन्होंने बस Okay. पॉइंट आउट कर दिया, तो इसलिए उसको ठीक कर लिया। सो लाइक हर घर में बहुत बहुत सारे घरों में ऐसी रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। सो आपको क्या लगता है कि आरजे को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? गलतफहमी ये होती है कि अगर ये आरजे है तो इसे सारी चीजें पता होंगी। वो विकिपीडिया या गूगल की हेल्प बाद में लेना चाहते हैं, हमसे पहले पूछना चाहते हैं हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में या इंस्टाग्राम में आके। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो शहर में अगर कोई फेस्टिवल हो रहा होता है तो उसके बारे में भी हो सकता है, कोई फिल्म आने वाली रहती है उसके बारे में हो सकता है, और कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, अच्छा। उसके बारे में भी हो सकता है कि इसके पासेस हमें मिल जाएंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि हमें पता रहती हैं, लेकिन ऐसा ही है। सो आपने तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया होगा, तो सबसे अच्छा इंटरव्यू आपका किस आर्टिस्ट के साथ रहा? मैंने इंटरव्यूज़ बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे लोगों को किए हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन और कमाल का जो इंटरव्यू मैंने किया था वो कैलाश खेर का था। पद्मश्री हैं और सूफी सिंगर हैं, सो उनका इंटरव्यू किया था मैंने। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले मैंने पंचायत जो वेब सीरीज़ आई है उसके 2 आर्टिस्ट हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया था। जो पंचायत वेब सीरीज़ में विधायक जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पंकज झा, उनका किया था। और विनोद का कैरेक्टर बड़ा फेमस हुआ था, मीम्स भी बड़े सारे बने थे। हाँ। अशोक पाठक उनका नाम है, तो उनका इंटरव्यू किया था मैंने। ओके, सो अब एआई के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एआई आपकी फील्ड को कैसे इफेक्ट कर सकता है? पॉजिटिव तरीके से कर सकता है, और आने वाले कल में हमें भी उसकी हेल्प मिल सकती है जो बहुत ही बेहतरीन होगा। और इमोशंस अगर शेयर करने की बात करें तो वो वॉइस के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि एआई का मॉड्यूलेशन और इंसान के मॉड्यूलेशन में बहुत अंतर है। हो सकता है आने वाले कल में ना रहे, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इम्पैक्ट अगर पड़ेगा भी तो पॉजिटिव तरीके से करेगा, टाइम बचेगा लोगों का। लाइक फिर भी आपके जॉब पर तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा, तो उसके लिए हम खुद से अभी से प्रिपेयर करेंगे खुद को, और जितने सारे स्किल्स ऐड ऑन करने हो सकते हैं वो करेंगे। एआई को समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और कैसे हमें हेल्प कर सकता है वो, इस पे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो लाइक अब आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फिलहाल के लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन किया जाए, जैसे वो खुश हो सकें सुन के हमें, उनके हिसाब के कंटेंट को उन तक पहुंचाया जाए, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर ऑन एयर हो। इससे पहले कि हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर मूव करें, एक सेगमेंट है इस इंटरव्यू का, ट्रूथ एंड डेयर। ओके, सो कुछ चिट्स पड़े रहेंगे सामने, ठीक है। एंड उसमें से एक ट्रूथ होगा और 3 डेयर्स होंगे। एक ट्रूथ होगा, 3 डेयर हाँ। होंगे। ओके। और अगर आपने डेयर चूज किया तो वो डेयर तो परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट चिट भी उठाना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर पहली बार में ही ट्रुथ उठा लिया तो वो सेगमेंट वही ओवर हो जाएगा, बट आपको वो ट्रुथ कन्फेस करना पड़ेगा। ओके, मैं बिल्कुल करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले ट्रूथ वाला जो चिट है वो निकालूं, क्योंकि ठीक है, देखते हैं क्या है। सो आई गेस कि इसमें जो ट्रूथ वाला चिट है वो मुझे मिले, और वो ये हो सकता है। ओके, देखते हैं। और इसमें लिखा है रिसाइट अल्फाबेट बैकवर्ड्स, डेयर है ये। हाँ, सो ABCD आपको उल्टी बोलनी है। ये अगर 1 to 100 होता तो मैं बोल लेता, लेकिन WXYZYXW नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या करना पड़ेगा? अब आपने ये डेयर तो लाइक परफॉर्म नहीं किया, हाँ। तो नेक्स्ट चिट उठाना पड़ेगा। अगर आपको ट्रुथ आया तो ट्रुथ, देन सेगमेंट ओवर। अगर डेयर आया तो डेयर कीजिए। मैं फिर से चाहूंगा कि ट्रूथ वाला चिट आए, और क्या ये वो है? ये है, फिर से डेयर है। इमिटेट अ फेमस पर्सनालिटी। फेमस पर्सनैलिटी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। ये इजी इसलिए था क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ ओके, और फॉलो करता हूँ, तो ये उनके फिल्म का डायलॉग था। ठीक है, तो फिर से डेयर था, आपको नेक्स्ट चिट तो एक और चिट मुझे उठाना पड़ेगा, और अब मुझे लग रहा है कि अब तो सबसे truth एंड क्या वाला है? जो चिट होगा वही ट्रूथ होगा। तो ये भी डेयर ही है आई गेस। तुम्हें तो पता ही है, बता दो। नहीं। यार प्रखर, Right ये है। भी डेयर है। कन्फेस समथिंग विच नोबडी नोज। ये ट्रुथ है।
नहीं, ये डेयर पे लिखा हुआ है, तो ये मुझे कन्फेस करना है। हाँ, मतलब ऐसी कोई चीज बताइए जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मैं एक दो शेयर की। क्या बता दूं ऐसा, तुम बताओ क्या बता दूं। अब कैसा सच सुनना पसंद करेंगे बच्चे? मैं कहानियां बहुत अच्छी लिखता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, बच्चों को कम पता है। पोएट्रीज लिखता हूँ, अच्छा। बाइकिंग का Poetries? शौक है, हाँ, और बाइकिंग का शौक है। तो ये वो सच है जो बच्चों को नहीं पता होगा। जो मेरे क्लासमेट्स और मेरा फ्रेंड सर्कल है उनको तो पता होगा ही, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा। ओके। लेकिन ये डेयर के भीतर का ट्रुथ था। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक और वो ट्रुथ था। हाँ, सो ये सेगमेंट ओवर हो चुका है, आपने ट्रुथ का चिट उठाया था। पर मुझे अगर मन कर रहा है कि मैं ये लास्ट वाला भी देख ही लूं कि क्या है, तो प्रखर ठीक है, क्या देख लीजिए। आप मुझे अलाउ करेंगे? नो प्रॉब्लम। मैं ये भी देख ही लेता हूँ, इसको भी क्यों छोड़ा जाए। तो ये वो है, थोड़ा इजी है। अरे वाह, ये पता है, ये हम प्रैक्टिस किया करते थे जब हमारे वॉइस ओवर की प्रैक्टिस होती थी मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसमें बहुत सारे होते थे, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। ये एक मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें भी रहता है, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। मैं पास हो गया मैं? हाँ, कितने मार्क्स मिलते हैं मुझे? 30 आउट ऑफ, नहीं 40 आउट ऑफ 40। ये पूरा एग्जाम जो है मेरा ट्रूथ एंड डेयर वाला, ये कितने मार्क्स का था? 40 ईच 10। ओके, थैंक यू सो मच। सो आपको इस इंटरव्यू में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि दोबारा हमें मिलने का मौका मिले। और प्रखर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सो थैंक यू सो Thank मच। you. आप स्माइल करते रहें, और ऐसे ही चेस बहुत कमाल का खेलें। आपके सामने कार्लसन भी आ जाए, आप उनको भी हरा दें। सो बेस्ट विशेस आपको, आपके Thank you. स्टडी के लिए, आपके करियर के लिए। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you everyone for watching Teen Voices Collective. Thank you RJ Prasoon for being here. मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ हमारे अगले एपिसोड में। बाय बाय।